बेटा जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है इसकी हेल्प से हम व्यू करते हैं फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फार ऑफ डिस्टेंसेस ऑन अर्थ, ठीक है। और ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में व्हाई वी कैन नॉट यूज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज इन्वर्टेड होती है। तो अगर अर्थ पे कोई चीज देखनी है, कोई पेड़ देखना है, तो उल्टा पेड़ कोई नहीं देखना चाहेगा, राइट। सो वी यूज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप टू सी द इरेक्ट इमेज। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एक एडिशनल लेंस लगाया जाता है। ऑब्जेक्टिव वैसे ही है, इसमें जो फाइनल इमेज होती है, फाइनल इमेज इज erect, and in this terrestrial telescope 3 lenses are used. एक एडिशनल लेंस जो यूज होता है, एक तो हो गया ऑब्जेक्टिव, आईपीस, एंड वन एडिशनल लेंस called as the auxiliary lens. ऑब्जेक्टिव वैसे ही है जैसा एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में था। किसी भी फार ऑफ ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बीम, और इमेज बन जाती है एट द फोकस। से दिस इमेज इज A1 B1। हमारे पास एक एडिशनल लेंस होता है यहाँ, इसे इरेक्टिंग लेंस भी बोलते हैं। ये लेंस क्या करता है, इस इमेज की, ये जो लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, इसने जो इमेज बनाई इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी लेंस, एडिशनल लेंस है ये। और एडजस्टमेंट ऐसे तरीके से की जाती है कि ये जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्टिव के कारण, दिस इज एट ए डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस ऑक्सिलरी लेंस। 2f पे ऑब्जेक्ट जब रखोगे तो इमेज भी 2f पे बनती है, सेम साइज। इसका काम मैग्निफिकेशन करना नहीं है, दिस इज जस्ट एन इरेक्टिंग लेंस जिसका काम है इस इमेज को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करना और फिर इसकी इमेज बनाना विच इज लाइक ऑफ सेम साइज। ठीक है, जितना ये ऑब्जेक्ट उतने इसके कारण इमेज, बट द थिंग इज इमेज जो है वो सीधी है। इट वाज अपसाइड डाउन, दिस इज अपसाइड अप। नाउ 2f है ये, दिस इज आल्सो 2f है। डायरेक्टली आप इसको प्रूव भी कर सकते हो लेंस फॉर्मूला में। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ है तो इमेज डिस्टेंस भी ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ होगा, ठीक है। बट ऑन द अदर साइड, लाइक अगर आप u को -2fa लेंगे, लेंस फॉर्मूला में डालो, v विल बी 2fa, ठीक है। ऑफ सेम साइड, नो मैग्निफिकेशन इज डन। इसका काम सिर्फ इसको सीधा करना है। उसके बाद वी हैव द थर्ड लेंस which we call as the eyepiece। ठीक है, और ये आईपीस जो है इसके फोकस पे पड़ा हुआ है लेंस, इसके फोकस पे पड़ा है ये वाला इमेज जो उसके लिए ऑब्जेक्ट है, दिस इज FE। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। सो दीज रेज
will go like this. The final image will be formed at infinity. ये है FO, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है इमेज बन गई एट द फोकस. दिस इज फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव. तो ये फोकल लेंथ हो गया, ये ऑक्सिलरी लेंस, इसके लिए डिस्टेंस 2f रखा, इमेज भी वहीं बनी. अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीधी इमेज ऐसे. तो इस लेंस का बस ये एडिशनल लेंस का काम क्या है, इसको सीधा करना. ठीक है, और ये 3 लेंसेज को यूज करना, कॉस्ट तो बढ़ती है, इफेक्टिवली लेंथ बढ़ जाएगी. सो अगर आपने कभी देखा हो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, वो एक ऐसे ट्यूब की फॉर्म में होता है, लंबा सा, ऐसे देखते हैं उसको. ठीक है, उसमें नॉर्मल लेंस से एक लेंस, नॉर्मल टेलीस्कोप से एक लेंस ज्यादा होता है. ठीक है, अगर आप मैग्निफिकेशन की बात करें, यहाँ वर्किंग तो डायग्राम से ही समझ में आ जाएगी. मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू -FO by FE, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो इन दोनों के कारण ही हुई, इसका कोई रोल नहीं है मैग्निफिकेशन में, ये सिर्फ इमेज सीधी कर रहा है. ठीक है, कब? इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. लेकिन अगर ये फोकस यहाँ के बजाय यहाँ होता, अगेन वो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, तो m जो है इट इज इक्वल टू -f, माइनस नहीं आएगा इसमें, सॉरी, FO by FE. यही तो स्पेशल फीचर है इसका कि इरेक्ट इमेज बनाता है. ये भी फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, m इक्वल टू FO by FE इंटू 1 + FE by D. ये कब लगेगा? जब फाइनल इमेज is at least distance of distinct vision. तीन फॉर्मूले याद रखेंगे इसमें आप सिर्फ. अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है तो FO by FE 1 + ये ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस डी, इसका कोई रोल नहीं है मैग्निफिकेशन में. और अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनी, इट इज ओनली FO by FE. ठीक है, इफेक्टिवली देखो, इस ट्यूब और इस वाली ट्यूब के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ. सो ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ ऑक्सिलरी लेंस, इधर है तो इधर भी है. सो 2FA हो गया, 4FA प्लस फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस. कब? अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तो. अगर नहीं बनेगी तो इस FE की जगह UE आ जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आईपीस. बना ली डायग्राम? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बेटा कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ड्रॉबैक्स हैं, जिसके कारण प्रैक्टिकली रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स को यूज नहीं करा जाता है. क्या डिसएडवांटेजेस हैं? देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको ये बताया था कि जब भी हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यूज करते हैं तो इसमें एक बड़ा सा कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्टिव. बड़ा सा कन्वेक्स लेंस यूज करने से देखो क्या होता है. पहले कुछ टेक्निकल ड्रॉबैक्स देखो. क्रोमेटिक एबरेशन, क्रोमेटिक एबरेशन क्या हुआ? एबरेशन होता है एबनॉर्मल, एबरेटेड बिहेवियर हो गया एबनॉर्मल बिहेवियर. क्रोम होता है कलर. जब किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट से, किसी प्लेनेट से, किसी स्टार से या किसी हेवनली ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आएगी. तो ये क्या होता है बेटा, ये जो हमारा बड़ा सा मिरर होगा, दिस एक्ट्स एज a combination of a large number of small prisms. It is like this, छोटे छोटे प्रिज्म्स जोड़ के बना है. और जब व्हाइट लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो
हर एक कलर के लिए डेविएशन अलग होगा। यहाँ से तो बीम आ रही है एक, या एक रे आ रही है, और यहाँ से 7 निकल जाएंगी। ईच पार्ट ऑफ द लेंस बिहेव्स एज ए मिरर, ईच स्मॉल पार्ट, एंड सो लाइट इज डेविएटेड बाय डिफरेंट अमाउंट्स, क्योंकि जो डेविएशन है वो डिपेंड करती है ऑन वेवलेंथ। अब नॉर्मल अगर तो मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही होती तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, बट व्हेन इट इज अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट जिसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं, तो उन बहुत सारी वेवलेंथ्स का आपको पता है म्यू जो है वो हर एक वेवलेंथ के लिए डिफरेंट है, और इसलिए हर एक वेवलेंथ का डेविएशन जो है वो हर एक वेवलेंथ मतलब कलर, क्रोम मीन्स कलर, एवरी वेवलेंथ विल बी डेविएटेड बाय डिफरेंट अमाउंट। इसलिए जो व्हाइट लाइट फॉल करेगी तो निकलेंगे 7, तो 7 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी ऑफ ईच इमेज विल बी लेस। अगर ये सातों की सातों एक ही पॉइंट पे फोकस करी होती तो ब्राइटर इमेज होनी थी, बट सारी डेविएट होगी अलग अलग एंगल से, तो थोड़ी ब्राइटनेस यहाँ, थोड़ी यहाँ, थोड़ी यहाँ, दिस विल बी a confusion। 7 images are formed at 7 different points, तो ऑटोमेटिकली सबकी ब्राइटनेस भी कम हो गई, एंड कंफ्यूजन ये हो गया कि इन प्लेस ऑफ 1 इमेज वी हैव नाउ 7 इमेजेस। ठीक है, और जब ऑब्जेक्टिव ने 7 इमेजेस बना दी तो ऑब्वियसली आई पीस के लिए वो 7 ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो 7 इमेजेस फिर फाइनली फिर बन जाती हैं। सो इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, जो एक मेजर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का। एक और है, इसको बोलते हैं बेटा स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है? जब हमारे पास एक बड़ा सा मिरर है, बड़ा सा लेंस है, तो बहुत सारी रेज ऐसी होंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर होंगी, बहुत सारी रेज ऐसी हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस से बड़ी दूर हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सम ऑफ द रेज आर लाइक वेरी फार अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, और बहुत सारी रेज ये दूर वाली आ गई, और बहुत सारी रेज हैं दे आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हैं इनको बोलते हैं मार्जिनल रेज, दीज आर कॉल्ड एज मार्जिनल रेज। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास हैं दे आर कॉल्ड एज पैराक्सियल रेज। अगर तो छोटा सा ऑब्जेक्टिव होता तो इनके बीच में डिफरेंस भी कम ही होता, बट अगर छोटा सा ऑब्जेक्टिव होता तो हमारा एक पर्पस फुलफिल नहीं होना था, ब्राइटर इमेज नहीं बननी थी, बिकॉज वी हैव ए लार्ज अपर्चर, बिकॉज वी वांट टू गैदर मोर लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बड़ी दूर है तो उससे ज्यादा लाइट गैदर करने के लिए हमने बड़ा अपर्चर ले लिया, राइट। लेकिन जब बड़ा अपर्चर ले लेंगे तो देखो क्या होगा, ये जो हमारी पैराक्सियल रेज है, पास वाली रेज है, ये एक पॉइंट पे फोकस करेंगी, और जो मार्जिनल रेज है वो दूसरे पॉइंट पे किसी पे फोकस करेगी। सो अगेन देयर विल बी कंफ्यूजन हियर, दो फोकस, ठीक है, तो दो इमेजेस। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज स्फेरिकल एब्रेशन, जो या तो छोटा सा लेंस लेके कंपनसेट की जा सकती है, उसमें नहीं होगा, तो या फिर लेंस की जगह मिरर यूज कर लो, और मिरर भी कनकेव या कन्वेक्स नहीं। इतना बड़ा कनकेव मिरर यूज करेंगे तब भी तो ऐसा होगा, पैराबोलिक मिरर यूज करेंगे। पैराबोलिक आपको रिफ्लेक्शन में बताया था, पैराबोलिक मिरर की हेल्प से हम स्फेरिकल एब्रेशन को कम करते हैं, बट यहाँ हम अभी फॉर द टाइमिंग डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। क्रोमेटिक एब्रेशन हो गया, डिफरेंट कलर्स विल हैव डिफरेंट फोकस। स्फेरिकल एब्रेशन हो गया, मार्जिनल रेज एंड पैराक्सियल रेज विल हैव डिफरेंट फोकस। देयर इज वन मोर, थोड़ा सा नॉन टेक्निकल है, कि एक जो बड़ा सा लेंस अगर हम लेंगे, उस बड़े से लेंस को मैकेनिकली हैंडल करना मुश्किल है, स्पेशली अगर वो कन्वेक्स हुआ तो उसको ऐसे टिका के नहीं रख सकते। मतलब देखो, अगर कनकेव होगा तो ऐसे वी कैन प्लेस इट हियर, ठीक है, इट हैज ए वाइडर बेस, यही खड़ा रहेगा। अब इसको ऐसे खड़ा करके देखो लेंस को, इस टिप में तो खड़ा नहीं रह सकता, नहीं, फॉल डाउन। सो इसको जो मैकेनिकल सपोर्ट देनी पड़ेगी, वो सपोर्ट देनी पड़ेगी ऐसे वुडन या प्लास्टिक का फ्रेम जैसा बना के, इधर से और इधर से उसको बीच में इंसर्ट करके रखना पड़ेगा। मतलब उसका जो मैकेनिकल हैंडलिंग है दैट इज डिफिकल्ट। इसको मैकेनिकली हैंडल करने दो, क्या करना, टेबल पे रख दो, नहीं गिरेगा। इसको रख सकते हैं क्या ऐसे, ऐसे हो जाएगा, टूट जाएगा, राइट। तो इसकी मैकेनिकल हैंडलिंग मुश्किल है। कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर
कैन नॉट बी हैंडल इजिली। समझ में आया क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स पॉइंटेड एंड्स। तो पॉइंटेड एंड तो सपोर्ट कहां से करेंगे? इधर से ही करना सपोर्ट। आप कोई ऐसा फ्रेम नहीं बना सकते कि इधर से सपोर्ट कर दो, फिर तो लेंस ही नहीं रहा। ठीक है, तो बड़े से लेंस को मैकेनिकली हैंडल करना मुश्किल है। एंड मोर ओवर जब हम बड़ा से लेंस यूज करेंगे, देखो लेंस में कितना ग्लास यूज होता है, इट्स थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस, तो सारा तो वेस्ट हुआ, सफियर में से निकाला ना। सो वेरी बिग सफियर इज रिक्वायर्ड। इतना बड़ा ग्लास का सफियर होगा, उसमें से लेंस काट के निकालना, तो पूरा सफियर तो वेस्ट हो गया, लेंस इतना सा निकल तो गया, बट इफेक्टिवली इस लेंस की कॉस्ट तो उस पूरे सफियर की कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ नॉन टेक्निकल ड्रॉबैक्स भी हैं। मैकेनिकली हैंडल करना मुश्किल है और कॉस्टली होता है, और कुछ टेक्निकल हैं जैसे क्रोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन। इसलिए प्रैक्टिकली जितने भी टेलीस्कोप यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, एटलीस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स हम यूज करते हैं एज रिफ्लेक्टिंग टाइप। सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो यूएसए कैलिफोर्निया में है। एक पहाड़ के ऊपर ऑब्जर्वेटरी बनाई है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी, माउंट पोलरेडो बोलते हैं उसको। एंड इंडिया में जो सबसे बड़ी स्पेस ऑब्जर्वेटरी है दैट इज इन ले। ठीक है, देयर इज अ प्लेस इन ले कॉल्ड एज हैनले, वहां पर है वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में देखो क्या नहीं होता, क्या डिसएडवांटेजेस जो यहाँ थी यहाँ नहीं है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, बेटा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में सबसे पहली चीज क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होगा। क्रोमेटिक एब्रेशन तो तब होता है जब वो लाइट उसके अंदर चली जाती है, डेविएट होती है, वो पढ़ा था ना, एंगल ऑफ एमरजेंस, एंगल ऑफ डेविएशन। अब जब मिरर यूज करते हैं, मिरर इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर नहीं, ऑब्जेक्टिव। मिरर को यूज किया जाता है एज एन ऑब्जेक्टिव। नो क्रोमेटिक एब्रेशन। क्योंकि लाइट उसमें एंटर करेगी नहीं। और अगर हम पैराबोलिक शेप दे दें, नो स्फेरिकल एब्रेशन। if parabolic concave mirror is used, then mechanical handling is easier. कैसे? देखो ये अगर लेंस है, सॉरी मिरर है, ठीक है, अभी मैं कनकेव भी बना रहा हूँ, पैराबोलिक भी ऐसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ से पॉलिश कर देंगे इसको, ये बन गया ऑब्जेक्टिव। तो मैकेनिकल हैंडलिंग मुश्किल नहीं है, इसको ऐसे तो नहीं रख सकते, बट एटलीस्ट हम ऐसा एक वुडन फ्रेम बना के उसमें फिट कर दें। इधर तो वैसे भी लाइट नहीं जानी है, तो यहाँ से लाइट जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगी। क्रोमेटिक एब्रेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लाइट एंटर करके दूसरी साइड से बाहर नहीं निकली, डेविएशन हुआ नहीं। स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होगा अगर पैराबोलिक शेप रखेंगे, तो मैकेनिकल हैंडलिंग इजियर है। ठीक है, सपोर्ट दे सकते हैं कहीं से भी उसको। और दूसरा कॉस्टली भी नहीं है, मिरर तो वैसे भी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, थोड़ा सा तो इतनी सी तो थिकनेस होती है उसकी, इट्स नॉट लाइक थिन एंड द थिक सेंटर से, सो इट इज कॉस्ट इज लेस, सो इट इज आल्सो कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, और होता कैसा है पैराबोलिक मिरर, जैसे आपने देखा होगा कहीं कोई टेलीविजन स्टेशन होता है ना, वहां पैराबोलिक वो बने होते हैं जो एंटीनास, पैराबोलिक एंटीना होता है, बिल्कुल वैसा होता है ये भी, ऑब्जेक्टिव भी। बड़े बड़े डिश एंटीनास होते हैं ना, जो डिश टाइप, वो डिश टाइप ऐसा ऑब्जेक्टिव है, बट वो होता मिरर है, सिल्वर्ड होता है, राइट। लाइट उस पर फॉल करती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसको हम फोकस में लाते हैं। बेसिकली पर्पस क्या है टेलीस्कोप का? किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कोप में लाना है, मतलब उसकी इमेज जो है वो पास लानी है। एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कैसीग्रेन, उन्होंने डिजाइन किया था, इसको बोलते हैं कैसीग्रेनियन टेलीस्कोप।
इसमें एक बड़ा सा concave parabolic mirror is used as an objective. In this mirror, there is a hole in the center and इसमें एक ट्यूब फिटेड होती है. In this tube, there is eyepiece. Eyepiece तो वैसे भी छोटा सा ही होता है. What happens? Parabolic shape दी है इसको. देखो, किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी पैरेलल बीम की फॉर्म में, ये पैराबोलिक मिरर क्या करेगा? ये पैराबोलिक मिरर रिफ्लेक्ट कर देगा, इस बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. सिंस ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो कहां पर फोकस होगी? फोकस पे. ठीक है. बट व्हाट हैपेंस, यहां बीच में एक और लेंस रखा होता है. एंड ये जो लेंस है, दिस इज कन्वेक्स लेंस. एडिशनल लेंस एक रखना पड़ेगा. मिरर सॉरी, कन्वेक्स मिरर. ठीक है. ये वो डिश एंटीना वाला है, इसके ऊपर लाइट फॉल करती है और आगे एक छोटा सा कन्वेक्स मिरर लगाया होता है. ये जो रेज है दोनों, ये चली जाती बेटा फोकस पे, अगर ये नहीं होता तो. बट ये मिरर उनको इंटरसेप्ट कर लेगा. एंड कन्वेक्स मिरर देखो यहां बना देगा इमेज, which can be viewed with the help of this eyepiece. Parallel beam of light falls on the objective. And after reflection from the objective, it is intercepted by a convex mirror. ये मिरर M1 दे दो इसको नाम, ये M2, and the final image is formed. By the eyepiece.
आईपीस की कंस्ट्रक्शन में पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आईपीस तो वैसे भी छोटा सा लेंस होता है. The only difference is in place of one big convex lens we have used two mirrors. तो हमारी वो सारी जो ड्रॉबैक्स थी वो ओवरकम हो गई है. ये बड़ा यूज करने से बेटर है हम ये दो यूज करें, ना क्रोमेटिक एब्रेशन, ना स्फेरिकल एब्रेशन, ना कॉस्टली, और ना ही मैकेनिकल हैंडलिंग मुश्किल है, बिकॉज दिस कैन बी फिटेड लाइक दिस. तो ये एक ट्यूब होगी जिसमें ये आईपीस है, ये, एंड इट कैन बी व्यूड फ्रॉम हियर, लाइक ये होल होगा एक, यहाँ से व्यू कर लेंगे. इसमें जो मैग्निफिकेशन है दैट विल बी -FO/FE. आईपीस तो वही है, कन्वेक्स लेंस ही है, तो FO इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर. ये भी एस्ट्रोनॉमिकल टाइप है. बाइनोकुलर होता है वो तो दोनों सर, वो इतना वो नहीं होता, वो तो बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, छोटा सा बच्चों वाला, क्योंकि मिरर है ना. तो जब भी आपको कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा तो FA हाफ ऑफ दैट कर लेना, लेंस वाला नहीं यूज कर लेना. यहाँ FO इज द फोकल लेंथ of the objective mirror. एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे वहां मिल जाएगा आपको. एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप न्यूटन ने भी डिजाइन किया था. इसको बताओ, उसको बोलते हैं न्यूटोनियन टेलीस्कोप. इसमें हमारे पास एक बड़ा सा कनकेव मिरर होता है. अब न्यूटन ने डिजाइन किया था उस टाइम पे स्फेरिकल एब्रेशन का कोई सोल्यूशन नहीं था उसके पास. ही यूज्ड ए बिग कनकेव मिरर. इस कनकेव मिरर के ऊपर लाइट फॉल कर रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करती है, एंड दिस बीम ऑफ लाइट इज फोकस टुवर्ड द फोकस. लेकिन यहां पर एक और प्लेन मिरर यूज किया, एंड दिस मतलब ये डिजाइन जो न्यूटन ने बनाया था, कैसिग्रे ने इसी को मॉडिफाई किया था. दिस प्लेन मिरर इज हेल्ड एट 45 डिग्री. तो ये जो बीम ऑफ लाइट है जो यहां से आके फोकस पे चली जाती है ऐसे, बट व्हाट विल हैपन, मिरर के ऊपर फॉल करी, मिरर इनको रिफ्लेक्ट कर देगा. इधर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाओगे, इधर ऐसे नॉर्मल बना के देखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना ही होना चाहिए, और ऐसे ही यहाँ भी. ठीक है, एंड द आई पीस इज हेयर. इसको बोलते हैं M2 M1. M1 is primary mirror. It is a concave mirror of large aperture. और जो M2 है, it is a plane mirror held at 45 degree to the principal axis. एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, यहां से रिफ्लेक्ट होके फोकस पे जाने वाली थी,
लेकिन प्लेन मिरर इंटरसेप्ट करके आईपीस तक उसको पहुंचा देता है। ठीक है, ये है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स के बारे में।